इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे प्रगट अधिमान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत 1938 में सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत की यह विशेषता है कि इसमें न तो मांग के नियम की तरह उपयोगिता को मापनीय मानने की जरूरत है, न उपभोक्ता की आय, फैशन, रीति रिवाज आदि को स्थिर मानने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य बिना वास्तविक मान्यता के माने, और साथ ही न ही तटस्थ वक्र की तरह दो वस्तु का मिनिमम संयोग, अधिक ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को, नीचा वक्र कम संतुष्टि को। इस प्रकार की जो मान्यताएं मानकर हमने मांग का नियम पढ़ा था, जिसमें उपयोगिता को मापनीय माना था, और उसके बाद में उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा के आधार पर हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से मांग नियम को बताया था। इस सिद्धांत में न तो हमें मार्शल के मांग के नियम की तरह अवास्तविक मान्यताएं मानने की जरूरत होती है, न ही तटस्थ वक्र विश्लेषण की तरह बहुत सारी शर्तों के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन को बताने की जरूरत होती है। इस सिद्धांत में सैमुअल्सन ने सिद्ध किया कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता के पास ऑप्शन ही यही बचता है, उपभोक्ता के पास विकल्प ही यही बचता है कि वह उस वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक मात्रा खरीदे, या किसी वस्तु की कीमत किसी समय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता के पास और कोई विकल्प नहीं होता है। यदि कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी आय में जो कमी हुई, उस आय में कमी की उसको क्षतिपूर्ति दे दी जाए, तो उपभोक्ता के पास विकल्प केवल यही बचता है कि वह उस वस्तु की पहले की तुलना में कम मात्रा खरीदे। तो कहने का तात्पर्य बिना किसी मान्यताओं को मान के सैमुअल्सन के द्वारा मांग के नियम का विश्लेषण किया गया। तो ये जो सिद्धांत है वह मांग के सिद्धांत का जो मार्शल विश्लेषण है और जो तटस्थ वक्र विश्लेषण का मांग का विश्लेषण है, उसकी तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और सैमुअल्सन का जो ये प्रकट अधिमान सिद्धांत है, वर्तमान में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसकी क्या मान्यताएं हैं, और ये जो है ट्रांजिटिव, जिसमें जो बोलते हैं उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है और सकर्मकता होती है, उसको हम समझेंगे। फिर दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि जो सैमुअल्सन का सिद्धांत है वो किस प्रकार से मांग वक्र की बात करता है। तीसरी चीज, ये सिद्धांत बिना इन मान्यताओं के मानते हुए भी उदासीनता वक्र की उन्नतोत्तरता को भी सिद्ध करता है, तो हम उसकी भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता की आय है दी हुई है, मान लीजिए उपभोक्ता की आय दे रखी है y, x वस्तु की कीमत दे रखी है px, y वस्तु की कीमत दे रखी py, और उपभोक्ता की आय दे रखी इनकम। अब मान लीजिए उपभोक्ता की ये बजट लाइन है AB। अब हम पहले से पढ़ चुके हैं कि AB बजट लाइन के भीतर किसी बिंदु पर उपभोक्ता जा सकता है, इस लाइन के किसी बिंदु पर उपभोक्ता जा सकता है। मान लीजिए उपभोक्ता के पास संयोग है, P संयोग है, यहां पर Q संयोग है, यहां पर उसके पास R संयोग है। इस बजट लाइन के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता जा सकता है। AB बजट लाइन पर हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि AB बजट लाइन पर एक उपभोक्ता का खर्चा प्रत्येक बिंदु पर बराबर होता है। अब जो विकल्प उसके पास अवेलेबल है, S बिंदु पर ये नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतनी आय अवेलेबल नहीं है। ये X वस्तु है, ये Y वस्तु है। X वस्तु की कीमत के हिसाब से मैक्सिमम ये OB खरीद सकता है, Y वस्तु की कीमत के हिसाब से OA खरीद सकता है। अब जो उपभोक्ता के पास विकल्प अवेलेबल है, P, Q, R विकल्प अवेलेबल है, इस विकल्प में से यदि उपभोक्ता P का चयन करता है तो ये इस चीज को बताता है कि उपभोक्ता को ये विकल्प Q विकल्प और R विकल्प P की तुलना में हीन लगते हैं। अर्थात ये जो X वस्तु है, Y वस्तु की Y इतनी मात्रा खरीदना चाहता है, X वस्तु की इतनी मात्रा खरीदना चाहता है। यानी जो और भी मान लीजिए यहाँ एक और बिंदु है PQRS, ये T बिंदु है, ये T बिंदु भी इसको नहीं जच रहा है। ये P जो है, P बिंदु इसको ज्यादा अच्छा लगता है इन बाकी सारे विकल्प की तुलना में। तो ये जो है ये उपभोक्ता के चयन को बताता है। ये बताता है कि जब भी उसको Q, R, T, P मिलेंगे, ये हमेशा P को ही पसंद करेगा। बाकी इसकी जो पसंद है P के प्रति, वो ये बताती है कि जो अन्य विकल्प दे रखे हैं उसको वह हीन लगते हैं। तो यहां क्या है
इस सिद्धांत में यह माना गया कि उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है। संगतता का मतलब है कि एक बार इसने जो पसंद कर लिया तो जब भी ये विकल्प मिलेंगे ये हमेशा पी को ही पसंद करेगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक बार तो ये पी को पसंद कर रहा है दोबारा वह क्यू को पसंद करने लग जाएगा। यानी ये जो है ए बेटर लगता है इसको बी से, तो कभी भी बी बेटर नहीं लगेगा ए से। यानी जब भी इसको ए बी विकल्प दिए जाएंगे ये हमेशा ए का ही चयन करेगा। अब देखिए इसकी कुछ मान्यताएं, तो ये आप इसको समझ पाएंगे कि यहां क्या है, हम उपभोक्ता के चयन को पकड़ रहे हैं कि उपभोक्ता के पास जो अवेलेबल है एक्स वस्तु और वाई वस्तु के जो संयोग अवेलेबल है जो कि उसकी आय से वह खरीद सकता है, उनमें ये सारे संयोग अवेलेबल है और फिर भी ये पी का चयन करता है। इसका मतलब इसको पी का जो संयोग है वो अन्य संयोगों की तुलना में अच्छा लगता है, यानी पी के कंपैरिजन में इन सबको वह हीन समझता है। तो जब हीन समझता है तो जब भी इसको ये सारे अवेलेबल होंगे यह उनको छोड़कर पी पर ही जाएगा। अब देखिए इसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि उपभोक्ता विवेकशील है। यानी उपभोक्ता विवेकशील है, वो क्या कर चाहता है, वो कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदना चाहता है। यानी उपभोक्ता विवेकशील है तो वह जो वस्तु के संयोग होंगे उसमें उसको चयन करेगा जिसमें उसको एक्स और वाई वस्तु ज्यादा मिल रही है। यहां देखिए पी और क्यू में, यहाँ देखिए पी और क्यू में वाई वस्तु यहाँ ज्यादा मिल रही है, एक्स वस्तु दोनों में बराबर मिल रही है, तो उपभोक्ता विवेकशील है तो वह पी पर जाएगा क्योंकि एक्स वस्तु तो इसको पी और क्यू में दोनों में बराबर मिल रही है, पर वाई वस्तु यहाँ क्यू में कम मिल रही है और पी में ज्यादा मिल रही है। तो हम पहली ही मान्यता मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है। यानी उपभोक्ता क्या करता है, वह समझता है और वह उस वस्तु का चयन करता है जिसमें उसको ज्यादा फायदा है। दूसरी चीज हम ये मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता की आय कितनी है ये भी दिया हुआ है, एक्स वस्तु की कीमत कितनी है ये भी दिया हुआ है और वाई वस्तु की कितनी कीमत है वह भी दिया हुआ है, ताकि वह उपभोक्ता की बजट लाइन बन सके। तो दूसरी मान्यता ये मानी जा रही है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की आय, एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत और ये सारी चीजें दी हुई है। तीसरी चीज हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च करता है, न तो वह उपभोक्ता बचत करता है। देखिए क्यू पर और आर पर जाएगा तो उसको एक्स वस्तु उसकी आय में से कुछ पैसा बच जाएगा, जैसा कि हमने बजट रेखा का डिस्कशन किया था तब समझा था। और वह उधार लेकर एस बिंदु पर अगर एस बिंदु के संयोग को लेता है तो उसको कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा। जब हमें मान के चल रहे कि उपभोक्ता विवेकशील है, न तो वह बचत करता है नहीं वह उधार लेता है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता की जितनी आय है वह उतना ही खर्चा करता है, उससे अधिक खर्चा उसमें नहीं करता है। इसके अलावा देखिए दी हुई आय पर उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोग को जो पसंद कर लेता है, हम ये मानते हैं कि जो दी हुई आय है उसमें विभिन्न वस्तुओं के एक्स और वाई वस्तु के अलग अलग संयोग मिल रहे हैं, क्यू पर अलग मिल रहा है, आर पर अलग मिल रहा है, टी पर अलग मिल रहा है, पी पर अलग मिल रहा है। तो इन संयोगों में से यदि वह किसी एक संयोग को पसंद कर लेता है तो वह उसके चयन को बताता है, यह उसके अधिमान को बताता है। यानी उपभोक्ता बार बार अपने चयन और अधिमान से नहीं बदलता है। तो जो मेन दो मान्यताएं, उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है, यानी जब भी इसको पी क्यू आर टी मिलेंगे पी को ही पसंद करेगा। इसका मतलब ये पी का जो संयोग है पी से बेटर इसको लग रहा है, पी बेटर आर से भी लग रहा है, पी बेटर टी से भी लग रहा है। यानी संगतता उपभोक्ता के व्यवहार में होती है। यदि वह पी को क्यू से बेटर मान रहा है तो जब भी उसको पी और क्यू मिलेंगे वह हमेशा पी का ही चयन करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरी बार जब उसको ये ऑप्शन दिए जाए तो वह क्यू को चयन कर लेगा कि मैंने तो पिछली बार पी का चयन किया था, अब की बार मैं क्यू का कर लेता हूं। तो कहने का तात्पर्य उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है। यानी एक बार जो ये पसंद कर लेता है वह उस पसंद से नहीं हटता है। दूसरी चीज इसके व्यवहार में सकारात्मकता होती है। सकारात्मकता का मतलब है ए की तुलना में बी को पसंद करता है। मान लो उसको दो संयोग दिए गए ए और बी, तो ए इसने क्या किया, ए का चयन किया, बी का नहीं किया। जब इसको बी और सी संयोग दिए गए इसने बी को सेलेक्ट किया, ए सी को नहीं किया। तो अब अगर इसको ए और सी दिया जाए तो ये हमेशा ए को ही सेलेक्ट करेगा, सी को सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको बी की तुलना में ये अच्छा लगा था
और सी की तुलना में बी अच्छा लगा था, तो कभी भी सी अच्छा नहीं होगा ए की तुलना में। यानी जितने भी संयोग होंगे उपभोक्ता के पास, उन संयोगों में से यदि एक संयोग के प्रति ये अपना अधिमान व्यक्त करता है, तो वह उस व्यवहार को बनाए रखेगा, कभी भी उससे वह अलग हटकर नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया कि सैमुअल्सन जो है वो अपने सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के माध्यम से हम उदासीनता वक्रों की उन्नतोदरता को भी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से बिना किसी मान्यता के यहां मांग वक्र का निरूपण किया जा सकता है। धन्यवाद।